आज हमारा सेकंड सेशन है रियलिटी डिस्कोर्स का। और लास्ट टाइम जो है ना हमने जहाँ पर कंक्लूड किया था तो वर्ल्ड व्यू की डिस्कशन चल रही थी। हम इंशाल्लाह आज भी वर्ल्ड व्यू से ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्लाइड आप वर्ल्ड व्यू की रहने दें, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसका मैं जो है ना बड़ा एक शॉर्ट सा जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। बुनियादी तौर पे हमने रियलिटी को समझा था कि रियलिटी क्या होती है। और उसकी जो डेफिनेशन थी सिंपल वो ये थी कि जो तमाम ट्रुथ्स है ना वो रियलिटी है। हर सच बात, हर ठीक बात, हर करेक्ट बात रियलिटी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने ये भी देखा था कि दुनिया की तमाम जो हकीकतें हैं उस तक इंसान जो है ना वो नहीं पहुंच सकता। तो अगर जो है ना किसी रियलिटी तक इंसान पहुंचा नहीं है आज, या पहुंच सकता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियलिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन हम जो है वो लिमिटेड या वो तमाम हकाइक तक जो है ना उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, डिस्कवर नहीं कर सकते, बल्कि लिमिटेड हकाइक है जिन तक पहुंच सकते हैं। तो वो हकाइक के जिन तक हम पहुंच सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, उन तमाम हकाइक को हमने सेंस बाउंड रियलिटी का नाम दिया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि रियलिटी को समझने के ना मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। एक है जो कि कॉमन अप्रोच है। ठीक है। और दूसरी अप्रोच वो है जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच है। और नॉर्मेटिव का हमने मतलब समझा था कि जो करेक्ट अप्रोच है, जिस चीज को जैसे समझा जाना चाहिए वैसे समझना जो है वो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। तो डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हर एक का जो है ना दुनिया को देखने का एक जाविया नजर होता है। ठीक है। उससे जो है ना वो अपने जो है वर्ल्ड व्यू से देखता है। उसको जो चीज जो ठीक नजर आती है उसको ठीक कहता है, जो गलत नजर आती है उसको गलत कहता है। यानी जो अपने लेंस से नजर आता है वही उसको रियलिटी समझता है। और हर एक का अपना लेंस है और अपना कंक्लूजन है, और हर कोई इसको रियलिटी समझ रहा है। तो ये तो एक राइट डेफिनेशन है, यानी कि बिलअमूम इसको रियलिटी समझे जाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसकी जो नॉर्मेटिव डेफिनेशन है कि आम मतलब कि असल में रियलिटी को समझा कैसे जाना चाहिए, रियलिटी की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग जो है रियलिटी की क्या है कि करेक्ट वर्ल्ड व्यू जो है उससे अगर आप दुनिया को देखें तो करेक्ट वर्ल्ड व्यू से जो कंक्लूजन हमें मिलते हैं असल में वो रियलिटी, वो हकाइक होते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम करेक्ट वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि उससे पहले हम ये समझ लें कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना इस टॉपिक पर हम आएंगे कि करेक्ट वर्ल्ड व्यू क्या होता है। ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह जो है ना वर्ल्ड व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पर जो है ना हमने लास्ट सेशन में भी जो है वो थोड़ी बात की थी। और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी करता हूँ, मजीद एक्सप्लेन भी करूंगा आज मैं वर्ल्ड व्यू को कि ये क्या होता है। ठीक है। अच्छा आरिश, अगर आप भी साथ जो है ना इंटरेक्ट करें, थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा हो कि समझ आ रही है नहीं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब जो है ना हमने कहा था कि वर्ल्ड व्यू जो है ना इसके बुनियादी तौर पर तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड व्यू से मुराद क्या? वर्ल्ड व्यू से मुराद वो लेंस है जिससे आप जो है ना वो दुनिया को देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये कोई फिजिकल लेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये बुनियादी तौर पर होता क्या है? ये आपके कुछ बेसिक ओपिनियंस होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पोजीशन होती है। तो उन बेसिक फंडामेंटल मामलात में जो आपकी राय होती है, जैसे आप जैसा आपका ओपिनियन होता है, तो फिर आपके तमाम बाकी मामलात में ओपिनियंस और कॉन्सेप्ट्स भी वैसे ही होते हैं जैसे आपके ये फंडामेंटल ओपिनियंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो कौन सी फंडामेंटल पोजीशंस है, ओपिनियंस है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बाकी तमाम ओपिनियंस को जो है इम्पैक्ट करते हैं, तो वो मेजर कंपोनेंट्स है वर्ल्ड व्यू के। अगर आप स्लाइड पर जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको नजर आ रहे होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल्स। उसके बाद आपको नजर आ रही है ऑन्टोलॉजी। और उसके बाद आपको नजर आ रही है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल को हमने एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आसान लफ्जों में मुराद क्या है, जो इसका जो है वो लिटरल मीनिंग है। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब है? पहला उसूल। ठीक है। अब ये पहला उसूल क्या होता है कि अगर हम जो है फॉर एग्जाम्पल कोई आर्गूमेंट दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके पूछा जाए कि जो है दलील क्या है, तो कोई बंदा बताए कि इस बात की ये दलील है। उससे पूछा जाए अच्छा ये जो दलील है इसकी दलील क्या है, वो बताए इसकी ये दलील है। तो ये जो सिलसिला है ना ये इनफाइनाइटली नहीं चलता। ठीक है। तो शुरू में जो है ना कोई ऐसी बात होती है जो कि पहला उसूल होता है, यानी कि उसकी फर्दर कोई दलील नहीं होती। ठीक है। और उसको एक एग्जांपल जो है ना उसे मैंने समझाया तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर जो है ना किसी को हिट करना यानी पंच करना पूछा जाए कि क्यों गलत है, तो अगला जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली बताएगा कि इससे जो है अगले को पेन होती है। ठीक है। अब वो ये भी पूछ सकता है कि इस बात की क्या दलील है कि किसी को पेन पहुंचाना गलत है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यार ये सेंसिबल बात है कि किसी को जो है ना पेन पहुंचाना गलत है। अब अगला बंदा फिर ये सवाल कर सकता है कि इस बात की क्या दलील है कि हमें सेंसिबल होना चाहिए, तो इस बात की यही दलील है कि सेंस ये कहती है, ये एक सेंसिबल बात है कि हमें सेंसिबल होना चाहिए। यानी कि सेंसिबल होने की दलील सेंसिबल होना ही है, फर्दर इसकी कोई दलील नहीं है। ठीक है। तो ऐसी बात कि जिसकी फर्दर कोई दलील ना हो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। एक एग्जांपल से जो है ना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहां तक क्लियर है आरिश?
जी जी। अ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो है ना सारे जरूरी नहीं है कि जो है तमाम फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो है वो फंडामेंटल रियलिटीज हो, यानी कि वो कोई ऐसी पोजीशंस हो कि वो सेल्फ एविडेंट है और उसको किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो मैंने अभी आर्गुमेंट दिया था ना, एग्जांपल दी थी सेंसिबल होने वाली, तो ये सेल्फ एविडेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ एविडेंट फंडामेंटल रियलिटीज नहीं होती। तो हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में जाके फर्स्ट प्रिंसिपल्स की टाइप्स ही जो है ना वो देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है ना जो सेंट्रल आइडिया फर्स्ट प्रिंसिपल का वो यही है कि ऐसी बात जिसकी फर्दर कोई दलील ना हो, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। इसकी दलील नहीं होती बल्कि इसको दलील बनाकर इसके ऊपर जो है अमानत तामीर की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम दूसरे जो है वो कंपोनेंट की तरफ आते हैं। जो वर्ल्ड व्यू का हमारे पास दूसरा मेजर कंपोनेंट है, ये है ऑन्टोलॉजी, ठीक है। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? ऑन्टोलॉजी जो है वो एग्जिस्टेंस के हवाले से आपकी पोजीशन होती है, आपका स्टांस होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस के हवाले से जो है आपकी पोजीशन जो आपके स्टांस से मुराद क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपके सामने ये बात जो है वो मजीद जो है ओपन हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको चार एग्जांपल देता हूँ कि एक जो है ना ऑन्टोलॉजी के हवाले से यानी एग्जिस्टेंस के हवाले से पोजीशन ये हो सकती है कि खालिक और मखलूक, इन दोनों का एग्जिस्ट करना ये रियलिटी है, ठीक है। एक पोजीशन ये हो सकती है कि मखलूक का एग्जिस्ट करना यानी कि यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना, ये तो रियलिटी है, ठीक है। लेकिन कोई क्रिएटर, उसका जो है एग्जिस्ट करना ये रियलिटी नहीं है। उसके अलावा एक पोजीशन ये भी हो सकती है कि क्रिएटर का होना तो रियलिटी है, ठीक है, लेकिन क्रिएशन होने का होना रियलिटी नहीं है। और चौथी पोजीशन जो है वो ये भी हो सकती है कि ये जो दुनिया है, यूनिवर्स भी और क्रिएटर भी, तो इन दोनों का होना ये रियलिटी नहीं है, इन दोनों की एग्जिस्टेंस जो है ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार जो है वो ऑप्शंस जो है वो बताए हैं। उसके अलावा भी जो है वो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशंस जो है वो हो सकती है, ठीक है। बुनियादी तौर पर जो इब्राहिमिक रिलीजन्स है उनकी जो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन है वो ये है कि खालिक और मखलूक इन दोनों की एग्जिस्टेंस जो है ये हक है, ये रियलिटी, ठीक है। अच्छा, अब वो सब जो कि खालिक और मखलूक दोनों की एग्जिस्टेंस को ट्रू मानते हैं, लेकिन उन सब की भी अंटोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली द सेम नहीं है, वो इस बात पर जो है वो एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन वो खालिक कौन है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, तो जब उसकी डिटेल में जाते हैं तो फिर जो है वो डिफरेंट ऑटोलॉजिकल पोजीशंस बन जाती है। ऑल दो उसमें कुछ पॉइंट्स पर जो है वो हम एग्री कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया दोबारा मैं बता देता हूँ कि एग्जिस्टेंस के हवाले से एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पोजीशन, इसको हम ऑटोलॉजी कहते हैं। अरिश, यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी। ठीक हो गया। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए बेशक दरमियान में भी। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर हम जो है वो राइट मोस्ट पे देखें तो ये हमारे पास जो है लास्ट जो है बिग कंपोनेंट है, वर्ल्ड व्यू का मेजर कंपोनेंट है, और वो है एपिस्टेमोलॉजी। ये एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी सिंपली जो है इल्म के हवाले से, नॉलेज के हवाले से जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन होती है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल आइडिया है एपिस्टेमोलॉजी का, तो आप ये कह लें कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि नॉलेज को डील करती है। अब इसको भी जो है ना मैं थोड़ा सा जो है ना वो एलोबरेट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। अब देखें, इल्म जो है ना उसके हवाले से अप्रोच या पोजीशन, इससे मुराद क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अब जब हम कहते हैं ना कि मेरे इल्म के मुताबिक ये बात ऐसे है, या मेरे इल्म के मुताबिक ये बात सही है या गलत है, तो वो जो हम कह रहे होते हैं ना कि मेरे इल्म के मुताबिक ये बात सही है या गलत है, तो ये जो हम ओपिनियन दे रहे होते हैं इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, और उस थॉट प्रोसेस का जो नतीजा होता है उसको हम अपना इल्म कह रहे होते हैं। तो ये जो पूरा जो है ना थॉट प्रोसेस है, जिसके नतीजे में जो है हम किसी ओपिनियन तक पहुंचते हैं और फिर हमारा इल्म जो है उस चीज को हम अपना इल्म कह रहे होते हैं, उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। ये जो हमारा इल्म जो है ये बनता कैसे, मतलब कि जिस चीज को हम इल्म कह रहे होते हैं, तो इल्म के हवाले से हमारी वो पोजीशन, वो स्टांस बनता कैसे है। तो बुनियादी तौर पे दो चीजें होती हैं, एक ये है कि आप दलील किस चीज को मानते हैं, और दूसरा ये है कि आपके नजदीक दलील को समझने का सही तरीका क्या है। तो ये दोनों चीजें डिटरमिन करती हैं कि आप ये किस चीज को कहेंगे कि ये मेरे इल्म के मुताबिक ऐसे है। अब इसको जो है मैं एक एग्जांपल जो है उससे एलोबरेट करता हूँ, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में जो है ना वो शामिल नहीं था, तो इसलिए आज जो है मैं इसको रिपीट करूँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपने देखा है कि वो सिगरेट पी रहा था। अच्छा, अब जो है ना हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझे कि दलील के हवाले से आपकी पोजीशन ये है कि वो चीज के जिसको जो है वो आप नेकेड आई से देखें तो वो फैक्ट होती है, ठीक है। अब ये समझिए आपके नजदीक दलील की डेफिनेशन। अब जो है ना आपने अगर जो है
उस बंदे को अपनी आंखों से देखा है सिगरेट पीते हुए, तो आपके नजदीक ये बात जो है वो फैक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना डिफरेंस आ सकता है दलील को समझने के हवाले से। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो ये कहे कि मैंने अगर पब्लिकली किसी को सिगरेट पीते हुए देखा है, तो पब्लिकली सिगरेट वही पी रहा होता है जो इस बात का आदी होता है। ठीक है। जो नया नया शुरू कर रहा होता है वो छुप छुप आगे फिर रहा होता है, पब्लिकली नहीं ये पी रहा होता है। तो अगर मैंने किसी को एक दफा भी पब्लिकली सिगरेट पीते देख लिया है, इसका मतलब ये है कि वो हैबिचुअल जो है स्मोकर है। ठीक है। अब ये दलील को समझने के हवाले से एक पोजीशन हो सकती है। और दूसरी जो है वो दलील को समझने के हवाले से पोजीशन ये हो सकती है कि मैंने तो उसको एक दफा सिगरेट पीते हुए देखा है, तो मुझे सिर्फ यही पता है कि उस मौके पर उस वक्त ये बंदा सिगरेट पी रहा था। ठीक है। लेकिन इस डाटा की बेस पर मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये इसके बाद भी पिएगा या नहीं, पहले भी पीता था या नहीं, तो हैबिचुअल है या नहीं, मैं इस डाटा की बेस पर ये कंक्लूड नहीं कर सकता। अब बात यह कि दलील तो आप जो है ना दोनों एक ही दलील से समझ रहे हैं, लेकिन उस दलील को समझना कैसे, इसके हवाले से जो है पोजीशंस डिफरेंट होगी, अप्रोच डिफरेंट होगी है। अब इस अप्रोच के डिफरेंट होने की वजह से आप लोगों का इल्म भी डिफरेंट हो जाएगा। कि जो ये समझता है कि एक दफा अगर किसी को पब्लिकली सिगरेट पीते हुए देखा है, इसका मतलब है कि वो स्मोकर है, तो उसके इल्म के मुताबिक एक्स वाई जी हैबिचुअल स्मोकर होगा। ठीक है। और अगर कोई ये समझता है कि एक दफा देखा है, तो हम सिर्फ उस एक इंस्टेंट के बारे में कमेंट कर सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे इल्म के मुताबिक ये बंदा हैबिचुअल स्मोकर है। तो दलील क्या है और दलील को समझना क्या है, ये दोनों चीजें डिटरमिन करते हैं कि आप जो है किस चीज को इल्म कहते हैं। और ये पूरे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, इसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आरिश? जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वर्ल्ड व्यू क्या है? वर्ल्ड व्यू हमने कहा था कि आपके जो है ना कुछ बेसिक ओपिनियंस हैं, बेसिक पोजीशंस हैं, कि जिनको जो है ना जो आपके बाकी तमाम ओपिनियंस, बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है उनको इम्पैक्ट करती है। ठीक है। अब आपका वर्ल्ड व्यू क्या होता है कि आप कौन कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल को मानते हैं और कौन कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, अब मानने में ये भी है कि आप जो है ना उस फर्स्ट प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, कि फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली ठीक होती है, उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। तो ये भी ना आप उसको मानते तो हैं, लेकिन क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, तो ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जो आपकी पोजीशन है उसमें दाखिल होते हैं। दूसरी बात ये कि ऑन्टोलॉजी के हवाले से आपकी जो है वो प्रिसाइज पोजीशन क्या है। इसमें यह भी आता है कि आप एग्जिस्टेंस किस किस चीज से एग्जिस्टेंस मानते हैं, नहीं मानते। और एग्जिस्टेंस अगर मानते हैं तो उसकी डिटेल्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, तो ये आपकी जो है वो ऑन्टोलॉजी हो जाती है। और एपिस्टेमोलॉजी जो है, इसको भी मैंने लास्टली एक्सप्लेन किया है कि वो इल्म के वाले से आपकी पोजीशन है। तो ये तीन आपको जो मामलात में जो आपकी पोजीशन होती है, जो आपके ओपिनियंस होते हैं, ये आपका वर्ल्ड व्यू होते हैं, क्योंकि ये आपके बाकी तमाम जो ओपिनियंस है वो भी वैसे ही होते हैं जैसे आपकी ये तीन चीजें होती हैं। तो आई होप कि आप जब वर्ल्ड व्यू का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। आरिश, इज इट क्लियर? जी। ठीक है। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे जो है ना हम अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। माइक म्यूट करने के लिए ओपन है ना सेटिंग्स में? ओपन है, ओपन है। ठीक है। किसी का यहाँ पे अगर जो है ना कोई सवाल हो, क्लियर ना हुआ हो कि वर्ल्ड व्यू क्या चीज़ होती है, तो जल्दी से जो है ना आप पूछ लें। और अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड व्यू के हवाले से तो क्लियर है, लेकिन एक और सवाल है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हवाले से। हाँ, अगली स्लाइड हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही है। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह उस पर हम आ रहे हैं। चलो ठीक ठीक। बाकी अगर जो है ना बाकियों का क्लियर भी हो ना, तो तब भी जो है आप रिस्पॉन्ड करके बता दिए करें क्लियर है। ठीक है। ये नहीं कि अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, ये बताएं कि जी जी। जो वर्ल्ड व्यू है इसी को हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं, जो नजरियात होते हैं बनने के, ये यार एक्चुअली आपके वर्ल्ड व्यू की आउटपुट होते हैं, कि उसी के आइडियोलॉजी। मुताबिक वो सब कुछ जज कर रहा होता है। असल में ना देखिए, अब बुनियादी तौर पे तो ना जो क्योंकि फर्स्ट जो उसकी प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजी उसकी बनी होती है उसी के मुताबिक वो जज कर रहा होता है हाँ। देखिए मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। देखिए एक्चुअली पॉइंट ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स के वाले से आपका जो ओपिनियन है वो भी आपकी आइडियोलॉजी ही है ना। ठीक है। ऑन्टोलॉजी के वाले से जो आपका ओपिनियन है वो भी आइडियोलॉजी है। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी के वाले से आपका जो ओपिनियन है वो भी आइडियोलॉजी आपकी। ठीक है। लेकिन हाँ। सिर्फ ये तीन चीजों के, इन तीन चीजों के बारे में जो आपके ओपिनियन है वो आइडियोलॉजी नहीं है, इसके अलावा भी आपकी आइडियोलॉजीज है। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर वो आइडियोलॉजीज, उसको आप आइडियोलॉजी कह लें, उसको ओपिनियन कह लें, उसको पोजीशन कह लें, जो कि आपकी जो है ना फंडामेंटल पोजीशंस होती है, कि जो बाकी तमाम ओपिनियंस और आइडियोलॉजी वैसी होती है जैसी ये तीन होती है, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। बात क्लियर होगी? ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके। यस। ठीक है। अच्छा, अब इंशाल्लाह जो है ना हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। आरिश, नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कैटेगरीज जो है ना तीन जो है वो बताई हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स की, ठीक है, जो कि एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स हैं, नेसेसरी एजम्पशंस हैं और सपोजिशंस हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि वो इनके दरमियान जो है ना मैंने ग्रेटर देन का आपको जो है ना वो साइन भी नजर आ रहा होगा कि एक्सियोमेटिक ट्रुथ इज ग्रेटर देन नेसेसरी एजम्पशन, और नेसेसरी एजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन सपोजिशंस है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है वो कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल कितने मजबूत है, तो उस हवाले से जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट है कि सबसे ज्यादा मजबूत जो फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सियोमेटिक ट्रूथ होते हैं, उसके बाद जो होती हैं वो नेसेसरी assumptions होती हैं, और लास्टली जो हमारे पास होती हैं वो सपोजिशंस होती हैं, ठीक है। ये तीनों क्या चीजें हैं, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं इंशाल्लाह इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्सियोमेटिक ट्रूथ क्या होते हैं? ये ऐसी प्रोपोजिशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं, फंडामेंटल पोजीशन मतलब के फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और सेल्फ एविडेंट होते हैं, ठीक है। इससे मुराद क्या है, इसको मैं आपको ना आसान अल्फाज में बताता हूँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो है ना आप किसी जो है वो कोयटा में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें जो है ना जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है कोयटा शानदार कैफे, ठीक है। अब आपका जो है एक यूनिवर्सल जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि ये बोर्ड कैसे बना। ऑब्वियसली बोर्ड जो है वो किस तरह कुछ मटेरियल से बना है, कंपोनेंट से बना है, ठीक है। अब आप क्या ये समझेंगे कि क्योंकि ये कंपोनेंट्स जो है वो दुनिया में ही मौजूद हैं, कहीं और से तो नहीं आए, यहीं से आए हैं। उसके अलावा जो है ये वेदर कंडीशंस जो है वो कुछ ऐसी हुई कि टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हुआ, प्रेशर जो है वो सूटेबल हुआ, ये कंपोनेंट्स जो है ना हवा की वजह से उड़ के इकट्ठे हुए, टेम्परेचर हुआ जो है वो राइज हुआ, ये मेल्ट हुए, और ये जो है ना कोयटा शानदार कैफे लिखा हुआ आके, ठीक है। या एक आपके लिए यूनिवर्सल एक ह्यूमन माइंड की जो इंटरप्रिटेशन होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ये होती है कि यहाँ पे अगर कोयटा शानदार कैफे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई डिजाइनर है कि जिसने जो है ना ये कोयटा शानदार कैफे लिखा है। तो ये एक ना आपके लिए यूनिवर्सल रिस्पॉन्स होता है ह्यूमन ब्रेन का कि जहां पर वो ऑर्डर देखता है, ठीक है, जहां पर वो देखता है ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, तरतीब है, तो उससे वो यही समझता है कि इस चीज के बारे में ये जो चीज है इसके पीछे कोई ना कोई डिजाइनर मौजूद है, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि यूनिवर्सल पोजीशन है, मतलब कि आप भी यही समझेंगे, कोई यूरोप में होगा वो भी यही समझेगा, हर कोई ये समझेगा। तो इस तरह के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सेल्फ एविडेंट जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ कहते हैं। आरिश, क्लियर? जी। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना इसकी जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो मौजूद है इसको हम कहते हैं नेसेसरी एजम्पशंस, ठीक है। नेसेसरी एजम्पशंस क्या होती हैं? ये ऐसी एजम्पशंस होती हैं कि अगर जिन एजम्पशंस को जो है हम ना रखें, ना माने, तो उसके बगैर हम किसी एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क में इंक्वायरी कर ही नहीं सकते, रिसर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसकी जो है ना बड़ी आसान जो एग्जांपल है वो बुनियादी तौर पे साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। अब साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है उसमें नेसेसरी एजम्पशन क्या होती है? देखिए, साइंटिफिक जो कंक्लूजन होते हैं ना बुनियादी तौर पे इंडक्शन बेस्ड होता है। इंडक्शन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो परफॉर्म होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 2 दफा, 4 दफा, जितने भी दफा, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट होते हैं। और उन जो है ना फाइनाइट ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक जनरलाइज कंक्लूजन दे दिया जाता है कि बुनियादी तौर पे जो मैकेनिज्म है ये ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट किया है, 4 दफा एक सेम रिजल्ट आया, तो इसका मतलब है कि फिजिकल फिनोमेना ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो है ना आसान मिसाल ऐसे कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो है ना आपने जो है वो देखा कबाब, आपने देखा काला होता है, आपने दोबारा कबा देखा, आपने देखा काला होता है, आपने एक और ये वो कबा देखा काला होता है। अब आपने 3 4 दफा जो है वो कबे देखे और इसकी बेस पर आपने डिड्यूस कर दिया कि कबे का कलर कैसा होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के जो है वो किसी भी कोने में जो है वो कोई ग्रे कलर का या डिफरेंट कलर का कबा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने जो है सारे कबे तो नहीं देखे, तो आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपके पास कबे का कलर क्या होता है ये समझने का और कोई तरीका ही नहीं है। आपने जो कबे हैं सामने नजर आएंगे उन्हीं देखना है, उन्हें उनको ही देखना है, और उसी बेस पर आपने जो है वो इंड्यूस करना है कि कवि का कलर क्या होता है, ठीक है। अब ये एक ऐसी एजम्पशन है कि जिस एजम्पशन को अगर साथ जो है वो हम ना लेके चले तो फिर हम फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकते। इसी तरह साइंट अब एक्सपेरिमेंट से हम ऑब्वियसली लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फाइनाइट ऑब्जर्वेशन होगी, और फाइनाइट ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूजन निकालना, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना हम उसमें जो है ना इंक्वायरी कर नहीं सकते, इन्वेस्टिगेट फर्दर कर नहीं सकते। तो इसलिए ये जो है एक नेसेसरी एजम्पशन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नेसेसरी एजम्पशन क्या होती है? हाँ, आरिश, जी जी। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो नेसेसरी एजम्पशन है ना उसमें जो है
हम ये तो कह रहे हैं क्योंकि उसके जो है ना बगैर फर्दर इंक्वायरी नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तो उस एजम्पशन को हम साथ लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो एजम्पशन, उस एजम्पशन का जो कंक्लूजन पर इम्पैक्ट होता है उसको भी हम लाजमी कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडक्शन जो है वो कभी भी डेफिनेट नहीं होती, कतई नहीं होती, क्योंकि आपका लिमिटेड सैंपल स्पेस होता है, जिसकी जो है वो बेस्ड आप जनरलाइज कंक्लूजन दे रहे हैं। सारा जो है आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो लिमिटेड है। तो आप जो है ना ये देखना होगा कि जो नेसेसरी एजम्पशन है उसका जो कंक्लूजन होगा वो डेफिनेट नहीं होगा। यानी कि नेसेसरी एजम्पशन जो है ना, जिस आर्गुमेंट में या जिस कंक्लूजन, जब हम जो डाटा से कंक्लूजन तक ये का हमने सफर किया है, दरमियान में नेसेसरी एजम्पशन मौजूद है, तो फिर उस कंक्लूजन को हम ये नहीं कहेंगे कि 100% पक्की बात है, ठीक है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये प्रोबेबल रिजल्ट है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो फिर हम इसको एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ जो है उस पर प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस वजह से हम नेसेसरी एजम्पशन को मानते हैं, लेकिन साथ हम ये भी देखते हैं कि उस एजम्पशन का जो इम्पैक्ट है कंक्लूजन पर, वो ये है कि कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट नहीं है बल्कि प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल है। इस वजह से हम एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ को जो है वो टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद जो वो नेसेसरी एजम्पशन आती है। अगर नेसेसरी एजम्पशन और एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ इनके कंक्लूजन जो कंट्राडिक्ट कर रहे हो, तो फिर हम एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ्स की बेस पर जो बात आ रही होती है उसको लेते हैं और नेसेसरी एजम्पशन को छोड़ देते हैं। ये बात क्लियर है? जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो लास्ट हमारे पास कैटेगरी है फर्स्ट प्रिंसिपल की, वो है सपोजिशंस, ठीक है। सपोजिशन से हमारी मुराद क्या है? सिंपली सपोजिशन से हमारी मुराद ये है कि वो पॉइंट्स जो कि ना एक्सियोमेटिक ट्रुथ है और ना जो है वो नेसेसरी assumption जो है वो सपोजिशंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि साइंटिज्म है, ठीक है। साइंटिज्म जो है एक ऐसी पोजीशन है कि जिसमें जो है ना आपकी अप्रोच ये होती है कि हमने हर चीज का जो है वो जवाब जो है वो साइंस से लेना है, ठीक है। और इवन क्या कुछ लोग तो ये भी पोजीशन रखते हैं कि साइंस बिल आखिर दुनिया के हर हकीकत तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब बात यह है कि इस बात की क्या दलील है कि साइंस जो है वो बिल आखिर दुनिया की हर हकीकत तक पहुंच जाएगी? और ये जो स्टेटमेंट है, कि ये स्टेटमेंट किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये ना स्टेटमेंट आ गई कि साइंस बिल आखिर दुनिया की हर हकीकत तक पहुंच जाएगी। तो बात ये ना एक्सोमेटिक ट्रुथ है, ठीक है। कि एक जो है ना ये आप कह लें कि यूनिवर्सल ह्यूमन जो है ब्रेन है उसका रिस्पॉन्स हो, सारे यही जो है ना बाय डिफॉल्ट समझते हो कि साइंस जो है वो बिल आखिर हर बात तक पहुंच जाएगी। ना ये नेसेसरी assumption है। यानी कि अगर हम ये बात ना माने कि बिल आखिर साइंस दुनिया की हर हकीकत तक पहुंच जाएगी, तो हम जो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे, हम ये चीज माने बगैर जो वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तो ये फिर नेसेसरी assumption भी नहीं है, तो ये एक सपोजिशन है, ठीक है। तो सपोजिशन से मुराद आप जो है लेने के सबसे कमजोर फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जिसकी बेस पर आपको इबारत बनाते हैं, ये आप बाइसनेस है, आपका एक पर्सनल ओपिनियन है जिसकी कोई बेस नहीं है। इसी तरह जो है ना एक एग्जाम्पल इसकी हो सकती है मेथोडोलॉजिकल मटेरियलिज्म, और फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म हो सकता है। मेथोडोलॉजिकल मटेरियलिज्म क्या होता है कि हमने दुनिया के हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को मटेरियलिस्टिक अप्रोच से ही एक्सप्लेन करना है। क्यों भाई? किसी दूसरे तरीके से क्यों नहीं एक्सप्लेन करना लाइन ऑफ आर्गुमेंट से? कोई दलील नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीजें हैं जिसकी जो है ना कोई दलील नहीं होती या कोई उसका रैशनल नहीं होता, सवाए इसके कि भाई कह रहा है, ठीक है। तो उनको सपोजिशंस कहते हैं। और मैंने एक और टर्म यूज की थी, फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म, ठीक है। फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म क्या है? ये सिंपली ये है कि हमने जो है डिवाइन का इनकार करना, ठीक है। किसी भी जो है मामले को मैं जब एक्सप्लेन करूंगा, डिवाइन को हमने कभी भी एक्नॉलेज नहीं करना, उसका इनकार करना। तो ये क्या कोई नेसेसरी assumption है? क्या ये एक्सियोमेटिक ट्रूथ है? बिल्कुल नहीं है, सपोजिशन है। बस सपोजिशन से मुराद है यहाँ पर आपकी एक बेसलेस या प्रोपोजिशन है, आपकी हठधर्मी है कि भाई कह रहे हैं नहीं माना तो नहीं माना, तो इस तरह की चीजों को सपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हरीश? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की कैटेगरीज है, इनको हमने समझा क्यों है? इसको हमने समझना समझे हम जो है, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद हमने एपिस्टेमोलॉजीज देखनी है, ठीक है। और हमने जो है ये साबित भी करना है कि कैसे जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी वो बेस्ट है। तो बात यह है कि डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजीज जो है वो कितनी ऑथेंटिक है, उनके जो कंक्लूजन है वो कितने स्ट्रांग है, ये हम चेक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम जो है वो उनके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे कि वो कितने मजबूत हैं, कि जिनकी बेस पर बाकी सारे ओपिनियंस बन रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, ऑन्टोलॉजी है और एपिस्टेमोलॉजी है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम किसी भी जब एपिस्टेमोलॉजी को, किसी भी लाइन ऑफ आर्गुमेंट को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वो कौन से हैं। उसके शुरू में क्या एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, उसके शुरू में क्या नेसेसरी assumption है, या खाली सपोजिशन है। तो उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कोई जो एपिस्टेमोलॉजी है वो कितनी कमजोर है या कितनी मजबूत है।
ठीक है। तो आई थिंक इंशाल्लाह जो है ना, हमारे पास फ्यू मिनट्स ही रह गए, तो आज के लिए जो है ना इतना काफी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स की टाइप्स को हमने समझ लिया है और क्यों समझा है वो मैंने बता दिया, कि उसके बाद जो है हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स पिलर्स है ना, हर एपिस्टेमोलॉजी के शुरू में फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो एपिस्टेमोलॉजीज हैं उनके पिलर्स कितने मजबूत हैं, और वो ऐसे ही पता चलेगा कि वो किस कैटेगरी के पिलर्स हैं, ठीक है। सो आई होप जो इट मेक सेंस। तो यहाँ पर इंशाल्लाह जो है ना Q&A जो है वो उसके लिए ओपन है, किसी का कोई भी सवाल हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमजा। सरमत भाई, हमने ये एक्सोमेट्रिक ट्रुथ का एग्जांपल पढ़ी थी। आपने बताया था कि एक ह्यूमन मतलब इंसान जो है एक बोर्ड को देखता है, उस पे रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है, तो वो उसको देख के ये सपोज करता है कि इसका खामखा एक डिजाइनर होगा। जी जी। तो ये एक एग्जांपल थी हमारे पास एक्सोमेट्रिक ट्रुथ की। हाँ, हमने देखे एक जो है ना, हम ये देख रहे थे कि ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या है, कि आप किसी चीज को डिजाइन देखते हैं, किसी चीज में ऑर्डर देखते हैं, किसी चीज में सीक्वेंस देखते हैं, तो आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि ये रैंडमनेस है या ये इसके पीछे जो है वो कोई डिजाइन है। लेकिन इसके बारे में कंफ्यूजन थोड़ी सी मेरी ये आ रही थी कि ये इटसेल्फ मतलब इतना स्ट्रांग तो ना हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी कर सकते हैं। कोई देख के मतलब कहेगा कि डिजाइनर किसी के जहन में आएगा, किसी के जहन में कुछ और आ सकते हैं। तो ये फिर कुछ किस तरह कुछ और क्या है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हाँ, नहीं कुछ हो और रहा। क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑप्शन बताएं। पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास ये है कि जी। अभी इस टाइम पे मेरे जहन में आ नहीं रहा। लेट्स सपोज हम उसको लेकिन हाँ जी, एवोल्यूशन कहते हैं, आप उसको जो मर्जी हाँ चीज जी, का नाम दें, जी। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये फिर सिर्फ और सिर्फ ना अल्फाज का हेरफेर होगा। असल पॉइंट ये है कि ऑर्डर के पीछे इंटेलिजेंस है या नहीं, इसके बारे में एक अगर एक यूनिवर्सल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्या होती है। अगर आप किसी बंदे से पूछें कि किसी चीज के पीछे ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, डिजाइन है, तरतीब है, सीक्वेंस है, तो उसके पीछे क्या इसका रिजल्ट होगा, किसी के इंटेलिजेंस है या नहीं, शऊर है या नहीं। ठीक, सही। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन से हमारी मुराद यही है, डिजाइनर से मुराद यही है। सही। ठीक है। ठीक है, ठीक। अभी हमने ये नहीं कहा कि इसका मतलब है कि अल्लाह ने बनाया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, सही। और कोई सवाल किसी भाई का। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहित। अच्छा, इसमें ना मैं मतलब एग्जांपल पूछ रहे थे, तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ये एग्जांपल ठीक होगी। एक्सोमेट्रिक ट्रूथ की कि अगर लेट से कोई पेंटिंग अगर देख रहे हैं, तो वो हाँ हम पेंटिंग यही देखेंगे, मतलब हमें यही एकदम दिखेगा कि किसी पेंटर ने बनाई है। ये नहीं है कि रैंडमली पेंट्स आके मिक्स होके पेंटिंग खुद बन गई है। तो यही है हाँ, एग्जांपल इसकी। मुझे लगता है जो डिजाइन वाला पॉइंट था ना, उसका भी यही मतलब है, ठीक है। कि अगर जो ना पेंट नजर आएगा तो आमतौर पे मतलब कि पॉसिबिलिटी तो कोई भी बनाई जा सकती है, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि जो ना मुख्तलिफ किस्म के रंग की चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। तो वो जो है हवा चली, वो मुख्तलिफ रंग की चीजें जो एक जगह आ गई, और जो ना गर्मी हुई, वो मेल्ट होगी, पेंटिंग बन गई। इस तरह हम में से कोई भी नहीं समझता, ये इंसान के दिमाग ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। तो जब भी कोई जो है ना पेंटिंग देखता है, वो समझता है कि इसके पीछे पेंटर है। क्यों? क्योंकि पेंटिंग भी होती है, उसका एक डिजाइन होता है, ठीक है, उसमें एक तरतीब होता है, तो उसके पीछे हम यही समझते हैं कि डिजाइनर है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है, उसी को हम एक्जियोमेट्रिक ट्रूथ कहते हैं। हमारे पास इंशाल्लाह 1 मिनट और रह गया है, और किसी का सवाल है तो बताइए। यस बॉयस। ऑल क्लियर अब्दुल राफे, आपको क्लियर है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। आई होप फिर इंशाल्लाह बाकी सबके भी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर फर्दर कोई किसी का कोई सवाल हो, तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में भी जो है ना, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप मेरे से इनबॉक्स से भी पूछ सकते हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह फर्दर भी जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जजाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।